आज के इस वीडियो में स्कूल लीडरशिप में हम यूनिट 2 के सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए यूनिट 2 है, इसका टाइटल क्या है? स्कूल इफेक्टिवनेस एंड स्कूल स्टैंडर्ड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्कूल इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा है। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड इन एजुकेशन। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल स्किल्स, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर डिसिप्लिन की बात की गई है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ इनडिसिप्लिन। तो यूनिट 2 में ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। स्कूल इफेक्टिवनेस, मीनिंग एंड इट्स असेसमेंट। विद्यालय प्रभावशीलता, अर्थ और आकलन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे स्कूल इफेक्टिवनेस क्या होता है। उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फैक्टर्स मेक अ स्कूल इफेक्टिव, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक स्कूल को एक इफेक्टिव स्कूल बनाते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्कूल बी असेस्ड, कि किस प्रकार एक विद्यालय की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये 4 पॉइंट्स करेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तब भी आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इफेक्टिव स्कूल की बात करें, प्रभावी विद्यालय की बात करें, एन इफेक्टिव स्कूल इज अ स्कूल दैट अचीव्स इट्स एजुकेशनल गोल्स, कि एक प्रभावी विद्यालय वह विद्यालय है जो अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो एजुकेशनल गोल्स क्या होते हैं? एजुकेशनल गोल्स अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखें, तो मान लो एक स्कूल ने अपने लिए एक गोल सेट किया कि आने वाले ईयर्स में वो अपने यहाँ पे जो बोर्ड के जो क्लासेस हैं, 10th क्लास है, 12th क्लास है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो 90% से ज्यादा लाएगा। ठीक है, तो स्कूल ने अपने लिए गोल सेट किया, एजुकेशनल गोल सेट किया, और आगे आने वाले ईयर्स में उसने इसको अचीव भी किया। उनके स्टूडेंट का जो रिजल्ट रहा 90 से ऊपर रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव स्कूल वो स्कूल है जो अपने जो गोल्स को सेट करता है और उसको अचीव भी करता है। ठीक है, an effective school is one where students perform at a higher level than the average school, कि एक प्रभावी विद्यालय हम उन विद्यालयों को, उन स्कूल्स को कह सकते हैं जहां के स्टूडेंट की, ठीक है, अचीवमेंट ज्यादा होती है, जहाँ के जो स्टूडेंट हैं अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी अचीवमेंट भी होती है। ठीक है, तो ऐसे स्कूल को हम कह सकते हैं इफेक्टिव स्कूल। अब हम इसके अगर कैरेक्टर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, कि एक इफेक्टिव स्कूल हम उस स्कूल को कह सकते हैं जहां की टीचिंग भी इफेक्टिव हो और जहां पे स्टूडेंट की लर्निंग भी इफेक्टिव हो। टीचर अच्छे से बच्चों को सिखाए और स्टूडेंट भी चीजों को समझ सके, सीख सके। तो ऐसे स्कूल को हम कहेंगे इफेक्टिव स्कूल। प्रिंसिपल्स लीडरशिप स्किल, जहाँ की प्रिंसिपल की लीडरशिप स्किल अच्छी हो। ठीक है, जहाँ पे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी जो चीजें हैं वो भी आराम से चीजें हो सके। जहाँ पे चाहे हम टीचर्स की बात करें चाहे स्टूडेंट की बात करें, किसी तरह का ऐसा कोई स्ट्रेस ना हो। और जो प्रिंसिपल है, ठीक है, चीजों को, जो मुश्किल से मुश्किल टास्क है उसको भी आसानी से पूरा कर सके। तो प्रिंसिपल की लीडरशिप स्किल भी बहुत मायने रखती है एक स्कूल को इफेक्टिव बनाने में। स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन, जहाँ के स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो ऐसे स्कूल को हम इफेक्टिव स्कूल कहेंगे। इसके अलावा गुड बिहेवियर अमंग स्टूडेंट, जहाँ पे विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा बिहेवियर हो, एक अच्छा रिलेशनशिप हो, बच्चे मिलकर रहें, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, ग्रेट कोऑपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड टीचर, जहाँ पे टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में भी एक अच्छा रिलेशनशिप हो, और जहाँ पे टीचर्स के बीच में भी एक अच्छा रिलेशनशिप हो। तो ऐसे स्कूल को हम इफेक्टिव स्कूल कहेंगे।
कि जहाँ पे बच्चे भी मिलकर रहते हों, टीचर्स भी मिलकर रहते हों, और टीचर्स और प्रिंसिपल भी आपस में मिलकर रहते हों, और कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, ठीक है, तो सब उसको मिलकर करें। तो ऐसे स्कूल को हम इफेक्टिव स्कूल कहेंगे। हाई स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट, कि एक इफेक्टिव स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ पे सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च मानक और अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड और उनसे एक एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेट कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, हाई एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कि बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको मोटिवेट किया जाए, ठीक है, उनको एनकरेज किया जाए कि आप एक कर सकते हैं, आपका लेवल ये है और आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर बच्चों को हमेशा इनकरेज किया जाए, रिइंफोर्स किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ठीक है, लेकिन किसी तरह का कोई पनिशमेंट ना हो, जहाँ पे हमेशा बच्चों को मोटिवेट किया जाए। तो ऐसे में बच्चों के लिए एक हायर स्टैंडर्ड जो सेट किया जाए, ठीक है, लेकिन ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा और ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड, उनकी काबिलियत के हिसाब से एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट उसको अचीव करे। हाई लेवल ऑफ अ कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो और एक अच्छा कोलेबोरेशन हो, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट मिलकर काम करें, ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प के साथ चीजों को करें, पूरा करें। तो इस तरह के स्कूल को हम इफेक्टिव स्कूल कह सकते हैं। करिकुलम, इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट अलाइन विथ स्टेट स्टैंडर्ड, ठीक है, कि इफेक्टिव स्कूल हम उन स्कूल्स को कहेंगे जहाँ का जो स्टेट का, जैसे चाहे एनसीईआरटी हो गया, चाहे एससीईआरटी हो गया, इस तरह की जो बॉडीज हैं जो एक करिकुलम बना रही हैं, ठीक है, जो इनकी जो टेक्स्ट बुक है, तो अच्छा स्कूल हम उसे कहेंगे कि जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करे, ठीक है, जो एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे। तो ऐसे स्कूल को हम एक अच्छा स्कूल कहेंगे। मान लो कोई सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है तो सीबीएसई के जो रूल्स है उसको फॉलो करे, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करे। कोई अलग स्टेट बोर्ड के स्कूल है तो जो स्टेट बोर्ड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करे, किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो। तो ऐसे स्कूल को हम इफेक्टिव स्कूल कहेंगे। फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और जहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग है, टीचर्स की भी मॉनिटरिंग हो, ऑब्जर्वेशन हो टाइम टू टाइम, स्टूडेंट की भी ऑब्जर्वेशन हो कि स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं, टीचर्स की ऑब्जर्वेशन हो कि टीचर कितने अच्छे से सिखा रहे हो, ठीक है, तो जहाँ टाइम टू टाइम इस तरह की मॉनिटरिंग होती रहे, तो ऐसे स्कूल को हम इफेक्टिव स्कूल कहेंगे। एंड फोकस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे हमेशा काम किया जाए, टाइम टू टाइम एफडीपी या सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या बच्चों के लिए वर्कशॉप, तो इस तरह की जो प्रोग्राम है उसको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट की भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके और टीचर्स की भी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स मेक अ स्कूल इफेक्टिव, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक स्कूल को इफेक्टिव स्कूल बनाते हैं, तो जैसे हमने बात की हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, कि स्टूडेंट से भी हाई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और टीचर से भी, कि टीचर से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि टीचर बहुत अच्छे से सिखाए, और स्टूडेंट से ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीखे, रिजल्ट उनका अच्छा हो और वो कुछ अच्छा अचीव करे। ऑनगोइंग स्क्रीनिंग ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, कि विद्यार्थियों की जो प्रदर्शन है और उनकी प्रगति की हमेशा जांच होती रहे, कि हमेशा टाइम टू टाइम बच्चों को इवेल्युएट किया जाए, उनको एसेस किया जाए, ठीक है, कि स्टूडेंट की लर्निंग क्या है, स्टूडेंट कितना सीख रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसकी प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो जहां टाइम टू टाइम इस तरह के असेसमेंट होते रहे। अब हम बात करते हैं हाउ कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्कूल बी असेस्ड, कि एक विद्यालय की प्रभावशीलता का आकलन कैसे किया जा सकता है। तो इसकी हम देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के रिजल्ट के बेस पर भी हम इसको असेस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, की स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो बच्चों को जरूरी जो सुविधाएं हैं क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो इस बेस पर भी हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल कैसे हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, क्या स्कूल को आगे लेके जा रहे हैं। तो
प्रिंसिपल की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके बेस पर भी असेस किया जा सकता है। बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस, की सुरक्षा और साफ सफाई के आधार पर भी किया जा सकता है। बेस्ड ऑन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, की शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों के आधार पर भी असेस किया जा सकता है। बेस्ड ऑन स्कूल एक्टिविटीज, कि स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्या उससे स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो एक्टिविटी बेस पर भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्कूल अचीवमेंट, की स्कूल की क्या अचीवमेंट है, अलग अलग इवेंट्स में, कंपटीशन में अगर स्कूल जो स्टूडेंट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल की अपनी क्या अचीवमेंट है, स्कूल का क्या नाम है उस सोसाइटी में, तो ये भी मायने रखता है। बेस्ड ऑन इफेक्टिव टीचिंग ऑफ टीचर्स, की शिक्षकों के प्रभावी शिक्षण, कि हर स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, कि स्कूल का कम्युनिटी के साथ किस तरह का रिलेशन है, क्या स्कूल कम्युनिटी को टाइम टू टाइम जो भी स्कूल में एक्टिविटीज हो रही है उसमें इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या स्कूल में जो डिसीजन है कम्युनिटी के साथ मिलकर लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, तो ये भी मायने रखता है। तो इन बेस पर हम एक स्कूल को असेस कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कई सारे जो मार्क हैं, आपने अक्सर इसको किसी ना किसी प्रोडक्ट पर देखा होगा। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर जब हम इस तरह का मार्क देखते हैं तो उससे ये मार्क इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल जांचा परखा हुआ है, प्रोडक्ट अच्छा है। इसी तरीके से जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी अपना काम बहुत अच्छे से करे। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी अचीवमेंट से पता चलता है, वहाँ पर रिजल्ट से हमें पता चलता है, उन कॉलेजेस की, उन स्कूल्स की, उन यूनिवर्सिटीज की जो इवेल्युएशन होती है, जो असेसमेंट होती है, उससे हमें पता चलता है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, की शिक्षा में मानकों को समझना और विकसित करना। A standard is a level of quality or achievement, especially a level that is thought to be acceptable। कि एक मानक क्या है? एक गुणवत्ता या उपलब्धि का एक स्तर है जिसे विशेष रूप से एक ऐसा स्तर जिसे स्वीकार्य माना जाता है। A standard is something that you use in order to judge the quality of something else। कि एक मानक एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग आप किसी और चीज की गुणवत्ता को आंकने के लिए करते हैं। एजुकेशन में आप इस चीज का पता लगाने के लिए करते हैं ना कि हाँ स्कूल है, कॉलेज है, किस तरह का है, बच्चों का रिजल्ट है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, बच्चों की अचीवमेंट कैसी है। अ स्टैंडर्ड इज एन एग्रीड वे ऑफ डूइंग समथिंग। कि एक मानक कुछ करने का एक सहमत तरीका है। इट कुड बी अबाउट मेकिंग अ प्रोडक्ट, मैनेजिंग अ प्रोसेस, डिलीवरिंग अ सर्विस और सप्लाइंग मटेरियल। के एक उत्पाद बनाने, एक प्रक्रिया का प्रबंध करने, एक सेवा देने या सामग्री की आपूर्ति करने के बारे में हो सकता है। अब देखिए कोई स्कूल ओपन हो रहा है तो ओपन होने के लिए किसी ना किसी बोर्ड से उसको एफिलिएशन लेना पड़ता है, या सीबीएसई से एफिलिएशन ले रहा है, या आईसीएसई से ले रहा है, या स्टेट बोर्ड से। तो सीबीएसई के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जब जो स्कूल है उन उन सभी नॉर्म्स को पूरा करता है, उन सभी स्टैंडर्ड को पूरा करता है, तभी सीबीएसई उनको परमिशन देता है कि ठीक है आप अपना स्कूल ओपन कर सकते हो। आपको इतने स्पेस में स्कूल ओपन होना है, आपको आपके स्कूल में इतनी लैब होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम भी देखते हैं कि अगर टीचर्स की बात करें तो प्राइमरी लेवल पे जो टीचर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए। एक सेकेंडरी लेवल का टीचर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए। एक सीनियर सेकेंडरी लेवल का टीचर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या एजुकेशन होनी चाहिए। अगर कोई साइंस का टीचर है, कोई सोशल साइंस का टीचर है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें ये सारी बातों का जिक्र होता है कि स्कूल है, स्कूल को लाइसेंस कब मिलेगा, उसको परमिशन कब मिलेगी, जो टीचर्स हैं कितने बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए, तो सारी चीजें की बात इन पर की जाती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डज स्टैंडर्ड मींस इन एजुकेशन, की शिक्षा में मानकों का क्या मतलब है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड आर द लर्निंग गोल्स फॉर व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट इस ग्रेड लेवल। की शैक्षिक मानक सीखने के वे लक्ष्य हैं जो शिक्षार्थियों को जानना चाहिए और प्रत्येक ग्रेड स्तर पर करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया,
तो जब बच्चा अपना प्री स्कूल कंप्लीट करता है तो उसको प्री स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे ने थर्ड क्लास कंप्लीट की उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए। चलो हम एनईपी 2020 में जो इन्होंने अलग अलग कैटेगराइज किया है कि बच्चा जब अपना फाउंडेशनल स्टेज कंप्लीट करता है तो उसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, फिर बच्चा जब प्रिपरेटरी स्टेज पर आता है तो उसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, फिर बच्चा मिडिल स्टेज पे जाता है, सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करता है, मतलब अगर बच्चा 5वीं क्लास कंप्लीट करता है तो उस लेवल पर उसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए। एक बच्चा 8 क्लास कंप्लीट करता है तो उसकी क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। तो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है ना कि हाँ इस लेवल पे बच्चा कंप्लीट क्लियर करेगा तो उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो किसी स्कूल में बच्चे की अचीवमेंट अच्छी आ रही है, ठीक है, वहां पे टीचर्स जो है बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा बच्चों के रिजल्ट से, उनके बात करने के तरीके से, तो हम कहेंगे ना यार ये स्कूल अच्छा है, यहाँ का जो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड डिस्क्राइब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो स्टूडेंट शुड हैव लर्न बाय एंड ऑफ कोर्स और ग्रेड लेवल की शिक्षा के मानक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन करते हैं कि एक पाठ्यक्रम या ग्रेड स्तर के अंत तक विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है, जैसे बाकी मैंने आपसे बताया कि टीचर्स की भी हम बात करते हैं, टीचर्स की क्या किसी क्लास में किसी लेवल पे पढ़ाने वाले टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, कि स्कूल जो ओपन होता है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो स्कूल्स जो है क्या एरिया उनका होना चाहिए, कितनी क्लासेस होनी चाहिए, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, सारी बात की जाती है इसमें। These standards are developed by different bodies at different level of education to improve the quality of education। अलग अलग बॉडीज हैं, चाहे हम सीबीएसई की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट एजुकेशन बोर्ड है हम उनकी बात करते हैं, तो ये सब उनके थ्रू जो ये स्टैंडर्ड है बनाए जाते हैं। एजुकेशन ऑफिसर डेवलप स्टैंडर्ड फॉर ईच लेवल ऑफ एजुकेशन एज टू व्हाट लेवल ऑफ नॉलेज स्टूडेंट शुड हैव एंड व्हाट दे शुड बी एबल टू डू इन डिफरेंट सब्जेक्ट। की शिक्षा अधिकारी जो होते हैं शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए मानक विकसित करते हैं कि किस स्तर पर विद्यार्थियों को कितना ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न विषयों में क्या करने में वो सक्षम होने चाहिए अलग अलग लेवल पे। स्टैंडर्ड सेट क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स की मानक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि एक बच्चा 5th क्लास पास करता है तो उसको लैंग्वेज में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, उसको मैथ्स में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, सोशल साइंस में उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। स्टैंडर्ड हेल्प मेजर अचीवमेंट मानक उपलब्धि को मापने में मदद करते हैं। बच्चों के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम अलग अलग तरीके, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो उससे बच्चों की प्रतिभा का पता चलता है। स्टैंडर्ड हेल्प गाइड टीचर्स की मानक शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में सहायता करते हैं। अलग अलग जब हम देखते हैं ना कि करिकुलम भी जब बन के एनसीएफ भी आते हैं तो उसमें भी लर्निंग जो गोल्स उसमें भी होते हैं, तो उससे टीचर्स को पता चलता है कि अब बच्चों को कितना सिखाना है, किस तरह से सिखाना है, तो टीचर्स को भी इससे गाइडेंस मिलता है। वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड, हमें मानकों की आवश्यकता क्यों है, जब इसकी हम बात ही कर रहे हैं, तो दे हेल्प टीचर बिल्ड देयर लेसन प्लान्स अराउंड अ सेट ऑफ कोर्स कंसेप्ट, कि यह मुख्य अवधारणाओं को के संबंध में शिक्षकों को अपनी पाठ्य योजना बनाने में मदद करते हैं, ताकि टीचर्स को इससे पता चलता है ना कि बच्चों को कितना सिखाना है, क्या सिखाना है, किसी लेवल को कंप्लीट करने के बाद बच्चों को कितना आना चाहिए, तो इससे टीचर को अपने लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है। स्टैंडर्ड आर नीडेड टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस, की यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानकों की आवश्यकता है कि सभी विद्यार्थी सफलता के लिए तैयार हो। मान लो स्कूल में इस तरह का कोई स्टैंडर्ड ही ना हो, अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो टीचर भी सीरियस नहीं होंगे, ठीक है, स्कूल भी इन चीजों को लेकर सीरियस नहीं होगा, बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए तो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं ताकि स्कूल की जो फंक्शनिंग है अच्छी हो सके, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम हो सके, स्कूल अपना काम अच्छे से करे, टीचर अपना काम अच्छे से करे। और अगर मान लो कोई नहीं करेगा तो जो स्कूल का स्टैंडर्ड है, रेपुटेशन है, अपने आप डाउन चली जाएगी, वहां पे फिर कोई एडमिशन लेगा ही नहीं। कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासरूम मैनेजमेंट को समझेंगे, जानेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन आपके सामने आ रही होगी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, कि भारत के भाग्य को उसकी कक्षा में आकार दिया जा रहा है। तो इस लाइन से
चाहे हम भारत की बात करें चाहे किसी भी देश की बात करें, तो इस लाइन से हमें क्लासरूम की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है उसको कहाँ डेवलप किया जाता है, वहाँ की क्लासरूम में। तो क्लासरूम की इंपॉर्टेंस का हमें पता चल रहा है। तो अगर क्लासरूम इतनी ज्यादा जरूरी है तो उसका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्लासरूम और मैनेजमेंट, कक्षा कक्ष और प्रबंधन। तो सबसे पहले हम क्लासरूम को जानेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं, कक्षा कक्ष की बात करते हैं, तो क्लासरूम रिफर्स टू दोज रूम्स ऑफ द स्कूल वेयर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज गिवन फॉर्मल एजुकेशन बाय द टीचर। कि क्लासरूम को हम एक इस तरह के रूम के रूप में, कक्षा कक्ष के रूप में समझ सकते हैं जहां पर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है टीचर्स के थ्रू। एक पर्टिकुलर एक करिकुलम होता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको फुलफिल करने के लिए टीचर और स्टूडेंट साथ में एक रूम में टीचर पढ़ाता है और बच्चे उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रूम को जहाँ पर ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं क्लासरूम। तो आपको क्लासरूम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश द सेट गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कि लोगों को एक साथ लाकर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के कार्य को प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट कंप्राइजेस प्लानिंग। तो मैनेजमेंट में क्या चीजें आती हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, रिसोर्सिंग है, लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लासरूम कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। की चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करके और जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करना, तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। ओके, अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें, कक्षा कक्ष प्रबंधन की बात करें, classroom management includes all those principles and rules which are related to proper organization, management and operation of classroom। कि कक्षा कक्ष प्रबंधन में वे सभी सिद्धांत, नियम शामिल हैं जिसका संबंध कक्षा कक्ष के सही प्रकार से गठन, प्रबंधन और संचालन से है, ताकि क्लास में टीचिंग लर्निंग जो एक एक्टिविटी है बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके, टीचर्स अच्छे से पढ़ा सके और स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। A good classroom can be created by efficient management and the result of the student can be improved। कि अगर हम गुड क्लासरूम की बात करते हैं, एक अच्छे क्लासरूम की बात करते हैं, तो एक अच्छा क्लासरूम किस तरह से बनाया जा सकता है, उसके लिए एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट के रिजल्ट को और अच्छा किया जा सके, उनकी अचीवमेंट को अच्छा किया जा सके। Classroom management refers to the wide variety of skill and techniques that teachers use to keep students organized and attentive। कि कक्षा कक्ष प्रबंधन से आशय उन विभिन्न कौशल और तकनीकों से है जिसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में संगठित और व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है, ताकि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वेल ऑर्गेनाइज हो सके, टीचर अच्छे से पढ़ा सके, स्टूडेंट अच्छे से चीजों को समझ सके। ठीक है, ताकि स्टूडेंट का जो हम कह सकते हैं कि एकेडमिक डेवलपमेंट हो सके। अप्रोप्रिएट क्लासरूम मैनेजमेंट मींस प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू द लर्नर्स। कि अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे मोटिवेशन भी आता है। ठीक है, इट मींस टू इंश्योर दैट द लर्नर्स टेक फुल इंटरेस्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि उचित कक्षा कक्ष प्रबंधन से आशय शिक्षार्थियों को प्रेरणा देने से है, यह सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि स्टूडेंट जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कहीं बोर तो नहीं हो रहे, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लासरूम मैनेजमेंट में आती है। क्लासरूम मैनेजमेंट एम्प्लाइज क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। कि क्लास में एक इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करना है जहां पर टीचर्स के अंडर में, टीचर्स के लीडरशिप में स्टूडेंट सीख सके, स्टूडेंट समझ सके, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सके और अपने टारगेट को अचीव करके आगे बढ़ सके। तो ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट की क्लास में इसको इस तरह से मैनेज करना जहां पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथली हो सके, टीचर सिखा सके, स्टूडेंट सीख सके।
अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक स्कूल में बच्चे का जो सबसे ज्यादा टाइम जो बीतता है वो क्लासरूम में बीतता है। ठीक है, बच्चा अपना सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड करता है क्लासरूम में स्पेंड करता है, इसलिए क्लासरूम की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्लास में बच्चों को जो भी सिखाया जाए उसको हमेशा याद रहता है। अगर क्लासरूम में अच्छी चीजें सीखने को मिलती है तो वो बच्चों की लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, और अगर अच्छी चीजें नहीं सीखने को मिलती तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका बच्चों की लाइफ पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कक्ष की क्लासरूम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। The environment of classroom has great influence on the development of the personality of the student। कि कक्षा कक्ष के माहौल का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो बच्चों के भी पर्सनैलिटी पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा अच्छा सीखता है, समझता है, आगे बढ़ता है। और अगर ये चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। तो आप भी अपनी लाइफ में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है अपने क्लासरूम में, आप उससे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है या नेगेटिव। आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपके क्लासरूम ने क्या आपकी हेल्प की है। तो एक क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हैं, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट। कि सकारात्मक कक्षा कक्ष प्रबंधन कैसे विकसित करें। गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। टीच द सब्जेक्ट इफिशिएंटली। कि जो भी सब्जेक्ट टीचर बच्चों को पढ़ाए, एफिशिएंटली पढ़ाए, दिल से पढ़ाए, मन से पढ़ाए, खुशी से पढ़ाए, इंटरेस्ट लेकर पढ़ाए। यूज अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू असिस्ट स्टूडेंट विद बिहेवियर प्रॉब्लम। कि अगर क्लास में स्टूडेंट के साथ किसी तरह की कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है तो उसको भी एक पॉजिटिव वे में सॉल्व करने की कोशिश करे। टीचर इसके लिए स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, क्लास के बाहर बात कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, घर से रिलेटेड कुछ है तो घर वालों से भी बात कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम्स की स्टूडेंट की जो बिहेवियर प्रॉब्लम है थोड़ा और ज्यादा है तो काउंसलर भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जा सके। उनकी जो बैरियर्स हैं, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करके उनको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़ सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना का विकास, चाहे टीचर्स के बीच में बात करें चाहे स्टूडेंट के बीच में बात करें। ठीक है, तो स्टूडेंट के बीच में भी एक कोऑपरेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए, जहाँ पे सभी स्टूडेंट मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। तो इस तरह की जो कोऑपरेशन की जो भावना है, सहयोग की भावना है, उसको डेवलप किया जा सकता है। डेवलपिंग अ लीडरशिप क्वालिटी, कि सभी बच्चों को, स्टूडेंट को, उनको इस तरह से लीड करने की अपॉर्चुनिटी देकर, अपनी क्लास को, अपने ग्रुप को लीड करने की अपॉर्चुनिटी देकर उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है। सिंपैथी फॉर मेंबर्स, एक दूसरे के लिए सहानुभूति, सिंपैथी को डेवलप करना। डेवलपिंग ऑफ फीलिंग ऑफ सर्विस, सेवा की भावना का विकास करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना। तो इस तरह से हम सर्विस की फीलिंग भी डेवलप कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि क्लास में जो भी एक्टिविटी है उनमें स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जाए, सभी को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट की जो हेजिटेशन है वो खत्म हो सके, उनको एक्टिव लर्नर बनाया जा सके। हेल्दी फिजिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि कक्षा कक्ष का जो वातावरण है फिजिकली हेल्दी, फिजिकली क्लासरूम एनवायरनमेंट मतलब सारी फैसिलिटीज हो क्लासरूम में, प्रॉपर लाइट हो, डेस्क अच्छे हो। ठीक है, जो स्मार्ट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो वो भी अच्छा हो, तो और प्रॉपर लाइटनिंग हो। तो मतलब इस तरह की जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। किसी तरह की वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। हेल्दी सोशल क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो हम स्कूल को, क्लासरूम को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है सोशली हेल्दी होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों में एक तरह की एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, कोऑपरेशन हो, लव हो, सिंपैथी हो। तो इस तरह का हम हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है टीचर्स के थ्रू। मोटिवेशन, जहाँ पे बच्चों को मोटिवेशन मिले, रिइंफोर्समेंट मिले। ठीक है, एनकरेजमेंट, बच्चों को एनकरेज किया जाए।
इफेक्टिव क्लासरूम रूटीन, कि क्लासरूम का एक अच्छा रूटीन होना चाहिए, कि इफेक्टिव रूटीन होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को डेली पता हो, एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट को पता हो कि उनको अपना उनका होमवर्क किस दिन चेक होना है, किस दिन कौन सी एक्टिविटी होनी है, ताकि स्टूडेंट पहले से चीजों के लिए प्रिपेयर हो। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम रूटीन हो सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, जहाँ पे स्टूडेंट में सेल्फ डिसिप्लिन जो है इसको डेवलप किया जा सकता है। अगर एक क्लासरूम में बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रभावी संचार। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से पॉइंट्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। विदाउट इट इट वुड इम्पॉसिबल टू टीच और लर्न। कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कम्युनिकेशन हर प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम टीचिंग की बात करते हैं, तो टीचिंग में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि टीचर्स अपनी बातों को अच्छे से बता सकें और स्टूडेंट उनकी बातों को अच्छे से सीख सके। तो टीचिंग में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना ना टीचर अपनी बात को सही से बच्चों को बता सकता है और ना ही बच्चे सही से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए टीचिंग प्रोफेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। और अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसका मतलब सिर्फ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता। फिर क्या होता है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड इंटेंशंस बिहाइंड द इंफॉर्मेशन। कि इसके पीछे ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जो टीचर्स है, ठीक है, जो सेंडर है, जो टीचर है, क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताने वाला अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर सके, और जो सुनने वाला है, स्टूडेंट है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी चीज समझ सके कि बताने वाला बताना क्या चाहता है, किस पर्पज से बता रहा है, क्यों बता रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि जो मैसेज है उसको समझना है कि बताया क्या जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ठीक है। In simple words, it is the presentation of views by the sender or teacher in a way best understood by the receiver। कि अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक टीचर, एक सेंडर अपनी बात को अच्छे तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करे और स्टूडेंट उस बात को इफेक्टिवली लर्न करे, सीख सके। तो समझाने वाला अपनी बात को अच्छे से समझा सके, ठीक है, और जो सुनने वाला है, जो स्टूडेंट है, उनकी बात को अच्छे से समझ सके, तभी हम कम्युनिकेशन को कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वरना कम्युनिकेशन का मतलब तो है कि आप अपनी बात को बता दिया और सामने वाला कह रहा हाँ हाँ बस समझ में आ गया, नहीं, इसको हम सिर्फ कम्युनिकेशन कहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आपने इफेक्टिवली अपनी बात को सबके सामने रखा और सामने वाले ने भी आपकी बात को समझा, रिस्पॉन्स किया, अपना फीडबैक दिया, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव था। अब हम इसके स्किल्स की बात करें या कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, की प्रभावी संचार के कौन कौन से घटक होने चाहिए। तो एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए एक्टिव लिसनिंग, कि सुनने वाला आपकी बात को ध्यान से सुने, और सुने नहीं उसको समझे, और समझे भी नहीं अपना फीडबैक भी दे, तभी हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्ट्रेट टॉकिंग, सीधी बात, नो बकवास। जो सेंडर है या जो टीचर है, अपनी बात जो भी बोले उसको सीधी बात करे, घुमाए ना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करे। तो स्ट्रेट टॉकिंग होनी चाहिए, सीधी बात होनी चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो तो साथ के साथ नॉन वर्बल भी हो। मतलब आप सोच के देखो, अगर सामने कोई टीचर आपको कुछ बता रहा है और एक जगह बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है, स्टैचू की तरह, ना कोई एक्सप्रेशन है, ना हाथ हिल रहे हैं, बिल्कुल एक जगह खड़ा है, तो क्या मजा आएगा, नहीं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्लास में मूवमेंट हो, फेस में जो एक्सप्रेशंस है, वॉइस मॉड्यूलेशन हो, तो इस तरह से अगर वो अपनी बात को बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार भी होना चाहिए। फ्रेंडलीनेस, मित्रता, ठीक है। अगर
सेंडर और रिसीवर, सेंडर का मतलब टीचर और रिसीव इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला मतलब स्टूडेंट, अगर दोनों में एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा तो सेंडर वाला जो टीचर है अपनी बात को खुलकर सामने रख सकेगा और सुनने वाला भी उसको खुशी खुशी अच्छे से सुन सकेगा। तो हमेशा जो ऑडियंस है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, उनके साथ टीचर का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए ताकि अपनी बात को आप बेफिक्री से बता सको और स्टूडेंट भी उसको समझ सके, सीख सके और अपना फीडबैक दे सके। अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू योर ऑडियंस, कि सबसे पहली बात जरूरी है कि आप जो भी कम्युनिकेट करो, अपनी बात को बताओ, तो ये इस चीज को आपको जानना जरूरी है कि सामने वाला किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। सामने वाला जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आपको उसी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करना होगा। ये नहीं कि मान लो आप पंजाब में गए और वहाँ की क्राउड को पंजाबी आती है और आप वहाँ पे इंग्लिश में स्टार्ट हो गए, हिंदी में स्टार्ट हो गए। नहीं, सामने वाले की आप देखो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप उसी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करोगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब बोलने वाला आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को सामने रख सकेगा। क्लैरिटी इन वॉइस, आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो बोलो क्लियर होना चाहिए। ओके। एम्पैथी, सहानुभूति, सहानुभूति एम्पैथी का मतलब है कि सामने वाले को समझना, स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करना, उनको समझना। ठीक है। आप एक ऐसी क्लास में हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट आपकी बातों को अच्छे से समझे, अच्छे से जाने, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। उनकी जो आंसर्स हैं, ठीक है, उनकी आंसर की उनकी उनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, उनके बैकग्राउंड का। ठीक है। उनकी आप कह सकते हो कि जो डाइवर्सिटी है उसका रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो सहानुभूति होनी चाहिए अपने ऑडियंस के लिए आपके मन में। इमोशन कंट्रोल, कि आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो और कभी आप गुस्से हो जाते हो तो कभी आप बिल्कुल शांत, तो ऐसा नहीं, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है ताकि आप अपने ऑडियंस को साथ लेकर चल सकें, अपनी बात को उन तक पहुंचा सकें और उनकी बातों को सुन सकें। तो इमोशनल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट, हमेशा स्टूडेंट का, अपनी क्लास का, अपनी ऑडियंस का रिस्पेक्ट करें, आदर करें। रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा और जहां पे रिस्पेक्ट होगा वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा होगा। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है, जहां पर टीचर अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने रखें और स्टूडेंट उसको ध्यान से सुने, समझे और अपना फीडबैक दे। इसके साथ साथ स्टूडेंट भी अपनी बातें टीचर के सामने रखें और टीचर स्टूडेंट की बातों को सुने, समझे और अपना फीडबैक दें। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। ओके। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग ट्रस्ट, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, एक विश्वास का जो रिश्ता है वो बनता है, जहाँ पे टीचर अपनी बात इफेक्टिवली बच्चों के सामने रखता है और स्टूडेंट उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, अब देखो, अगर क्लास में कम्युनिकेशन होता है, टीचर अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने बताता है, स्टूडेंट अपनी बात टीचर के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कम्युनिकेशन वही है जहां पर हम आपस में बात एक दूसरे के साथ शेयर करें, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम भी टीचर के सामने रखे और टीचर किस तरह से स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बताए। तो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है, इसलिए तो हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कह रहे हैं। प्रोवाइडिंग क्लियरिटी एंड डायरेक्शन, कि जहाँ पे टीचर है अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर तरीके से सामने रखे, उसकी बातों में क्लियरिटी हो और क्लियरिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, बच्चों के लिए एक दिशा निर्देश भी हो। ठीक है। तो जहां पे क्लैरिटी भी हो, क्लैरिटी के साथ साथ बातों में एक, आप कह सकते हो कि एक डायरेक्शन हो जो बच्चों को सही राह दिखाए। क्रिएट्स बेटर रिलेशनशिप, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है, बिल्ड होता है। ओके। इंक्रीज इंगेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ पे सिर्फ टीचर का रोल नहीं, जहाँ पे स्टूडेंट का भी रोल हो, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि वो उनका जो एंगेजमेंट है कम्युनिकेशन में वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े,
क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो तभी होगा ना जब कम्युनिकेशन टू वे होगा। ओके, तो जहाँ पे सिर्फ टीचर बोले और स्टूडेंट सुने ऐसा नहीं, जहाँ पे टीचर बोले स्टूडेंट सुने और स्टूडेंट बोले टीचर सुने, तो दोनों ही अपनी बात को बिल्कुल बेफिक्री के साथ एक दूसरे के सामने रखे, तो जहाँ पे इंगेजमेंट जो हो स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा हो। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है? टीचर अपनी बात को स्टूडेंट के सामने रखता है, ठीक है, स्टूडेंट अपनी बात टीचर के सामने रखते हैं, तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं रिजोल्व होती है। ओके, स्टूडेंट को एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, टीचर और स्टूडेंट में एक बेटर रिलेशनशिप होता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। प्रमोट्स टीम बिल्डिंग। अब एक अच्छा कम्युनिकेशन एक अच्छी टीम को बिल्ड करता है, टीम बिल्डिंग को प्रमोट करता है। आपके बोलने का तरीका ही ये डिसाइड करता है कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपका ग्रुप है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों को एंगेज करते हो, तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और एक अच्छा टीम बिल्ड होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली अगर बात करें, क्लियर मैसेज होना चाहिए। द मैसेज विच द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे मस्ट बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिस्टमैटिकली फ्रेम टू रिटेन इट्स मीनिंगफुलनेस। कि संदेश जो टीचर बताना चाहता है उसे सरल, समझने में आसान और व्यवस्थित रूप से अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। तो मैसेज कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ओके, स्पष्ट होना चाहिए संदेश। फिर दूसरा, करेक्ट। तो क्लियर के साथ साथ करेक्ट भी हो, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो आप कह सकते हो कि करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैसेज दो आप करेक्ट हो, उसमें किसी तरह की कोई गलती, कोई वेग वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैसेज करेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज। तो अगर मैसेज क्लियर है, ठीक है, करेक्ट मैसेज है, करेक्ट भी हो, लेकिन साथ के साथ कंप्लीट होना चाहिए। कई बार आधी अधूरी जो जानकारी होती है ना, दंगे फसाद की जड़ होती है। ठीक है, तो आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, मैसेज इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, ताकि सुनने वाला उसको सुने और उसको पूरा जो मैसेज है उसको मिले, ताकि चीजों को समझ सके, जान सके। तो नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। प्रिसाइज मैसेज। तो इसमें भी हम बात करते हैं, मैसेज जो भी बताओ छोटा हो, स्पष्ट हो, सीधी बात, नो बकवास। जो भी आप बताओ बिल्कुल सीधा बताओ, ठीक है, किसी तरह का उसमें मतलब उसको जिलेबी की तरह घुमाना नहीं है। मैसेज आप सीधा बताओ, क्या बताना है। सबसे पहले जब आप एक टीचर हो, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या बताना है, कितना बताना है, ताकि स्टूडेंट उसको सही से समझ सके। तो मैसेज को प्रिसाइज करना है, ठीक है, सटीक संदेश होना चाहिए। जो बातें हैं आपको वही बतानी है, घुमाना फिराना नहीं है। ओके, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर हो, अगर बच्चों का आप में विश्वास नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपकी बात को सही से नहीं सुनेंगे। तो इसलिए रिलायबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, जहां पर जो रिसीवर है, जो स्टूडेंट है, उनका टीचर के ऊपर भरोसा हो कि हाँ आप बात कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए रिलायबिलिटी भी, आपकी बातों में रिलायबिलिटी का होना होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी आप बोले फैक्ट के साथ बोले, तथ्यों के साथ बोले, ताकि सुनने वाला भी उसको एक्सेप्ट करे। ओके, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता पर विचार। कि आप जो भी बात करें, तो आप जो रिसीवर है, जो स्टूडेंट है, उनको ध्यान में रखें कि उनकी नॉलेज क्या है, उनकी लैंग्वेज की क्या नॉलेज है, ठीक है, उनका लेवल क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या है। तो आप स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही अपनी बात को बोले। ये नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको एक हाई लेवल की जो बातें हैं आप उनको बताने लगे, नहीं। आप सबसे पहले स्टूडेंट के लेवल का ध्यान में रखो, उनकी नॉलेज को ध्यान में रखो, और उसके अकॉर्डिंग ही उनको आप मैसेज कन्वे करो, उनकी और बातें बताओ। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी रिसीवर है, जो भी स्टूडेंट है, आपको उस पर विचार करना है। ठीक है, उसके लेवल को ध्यान में रखकर, उसकी नॉलेज को ध्यान में रखकर ही आप उसको बताओ। ओके, सेंडर्स कर्टेसी। कि द मैसेज सो ड्राफ्टेड मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंडर्स कर्टेसी।
हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिसीवर, कि प्रेषक का संदेश उसके शिष्टाचार, विनम्रता और संदेश प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। आप अगर प्यार से बोलते हो, ठीक है, आप एक शिष्टाचार और एक विनम्रता के साथ बोलते हो, तो सुनने वाला भी उसको प्यार से सुनता है। तो आपकी बोली, ठीक है, आपकी भाषा, वही ये डिपेंड करती है कि आपको सुनने वाला आपको सुनता है कि नहीं। कई बार आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले को नहीं प्रेजेंट करते। तो इसलिए आपकी बात में विनम्रता, शिष्टाचार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी सुनने वाला आपको अच्छे से सुनेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, कटेसी या शिष्टाचार का ध्यान रखना है बोलते समय, रिस्पेक्ट देकर बोलना है सबको। ओके, अक्सर आपने सुना होगा कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति की मोटिवेशन होती है, किसी ना किसी व्यक्ति की अभिप्रेरणा होती है जो उसे आगे बढ़ाती है, जो उस इंसान की जो जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसको दूर करने में उसकी हेल्प करती है और उसको उसके गोल को अचीव करने में मदद करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोटिवेशनल स्किल की बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशनल स्किल क्या होती है, किस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है और मोटिवेशन के सोर्स कौन कौन से हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी बात आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है। तो मोटिवेशन मीन्स एनकरेजमेंट, कि अभिप्रेरणा का अर्थ है प्रोत्साहन, कि लाइफ में हमें चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई पेरेंट्स हो, अक्सर अपने बच्चों को, अक्सर अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। इट इज ड्राइविंग फोर्स दैट हेल्प्स एनी इंडिविजुअल टू मूव फर्दर, कि यह एक प्रोत्साहन बल है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो एक तरह का एक फोर्स है जो एक इंसान द्वारा किसी दूसरे इंसान को दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। और अक्सर आपकी लाइफ में भी, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, वो भी आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि परेशान मत हो, तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा करते हो। तो इस तरह का जो फोर्स होता है, पॉजिटिव फोर्स होता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें अपने गोल तक ले जाता है। इट मोटिवेट्स टू अचीव द गोल सो एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारे लाइफ के जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। और जब हम अपने लाइफ के गोल को अचीव करते हैं तो हमारी लाइफ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें सुधार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, कि जो मोटिवेशन के सोर्स हैं इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल क्या होता है, यू कैन फील मोटिवेटेड इंटरनली, आप आंतरिक रूप से तब आप मोटिवेट आप महसूस कर सकते हैं जब आप किसी को कुछ देखते हैं, किसी कामयाब इंसान को देखते हैं, आप टीवी में किसी को देखते हैं, अपने आसपास अपने टीचर को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, तब आपके मन में आता है कि नहीं, मुझे भी वो करना है, मुझे भी वो अचीव करना है। तो जब आपके अंदर से वो चीज, वो डिजायर जो उत्पन्न होती है, वो इच्छा इच्छा उत्पन्न होती है, वो क्यूरियोसिटी आती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन, जब आप इंटरनली मोटिवेट होते हैं किसी को देखकर। ठीक है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, बाहरी प्रेरणा क्या होती है, कि जब हम, कई बार हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, तो ऐसे में एक दूसरा इंसान आता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर हो, और आपको बताते हैं कि नहीं, परेशान मत हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है। तो जब कोई दूसरा इंसान आकर हमें आगे बढ़ाता है, हमारी हेल्प करता है आगे बढ़ने में, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, और वो हमें एक विश्वास दिलाता है कि नहीं, हम चीजों को कर सकते हैं, तो इस तरह की जो मोटिवेशन है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेशनल स्किल की बात करें तो अभी तक तो हमने बात की मोटिवेशन क्या है, लेकिन मोटिवेशनल स्किल, ठीक है, कि किस तरह से मोटिवेट किया जाए। तो आप सारे बीएड, डीएलएड, एमएड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जब क्लास में जाते हैं तो बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना है।
हर टीचर, हम बात करें कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन ये मोटिवेशन हर कोई, हर किसी को नहीं कर पाता। तो ये भी एक स्किल है कि किस तरह से हम सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है, कि मोटिवेशनल स्किल क्या होती है। द एबिलिटी टू मोटिवेट समवन टू डू समथिंग एंथुसियास्टिकली बाय गिविंग एन इंटरनल और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स इज नोन एज मोटिवेटिंग स्किल। कि किसी को आंतरिक या बाहरी पुरस्कार देकर उत्साह पूर्वक कुछ करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कौशल। चाहे उसको इंटरनल कुछ हम रिवॉर्ड दें, चाहे एक्सटर्नल दें, ठीक है, इस तरह से रिवॉर्ड देकर हम किसी को जब आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरह का जो स्किल है, जो कौशल है, इसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशनल स्किल। तो एक टीचर के पास ये स्किल होनी बहुत जरूरी है, तभी तो अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ा सकता है, तभी तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकता है। इट मोटिवेट्स अस टू अचीव आवर लाइफ गोल। ये हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वाई मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्यों दी जानी चाहिए, तो सबसे पहले होता है कि रिड्यूस सैडनेस, की अभिप्रेरणा उदासी को कम करता है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं बहुत परेशान है, स्टूडेंट को देखते हैं परेशान है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मोटिवेशन है ये हमें एनकरेज करती है, हमें आगे बढ़ाती है, ठीक है। और जब हमें आगे बढ़ाती है तो हम खुशी खुशी अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, और इससे हमारी जो लाइफ की जो सैडनेस है, जो समस्या है, कहीं ना कहीं कम होती है। तो मोटिवेशन मोटिवेशन जो है हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स को कम करने में हमारी हेल्प करती है। ओके। ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, कि नए अवसर लेकर आती है। जब आप सोच के देखिए, जब हम कभी लाइफ में हम इस सिचुएशन में हो कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब करने को कुछ नहीं है, क्या करेंगे, ऐसे में कोई एक इंसान आता है, चाहे वो टीचर हो आपका, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, कहता है कि नहीं, ट्राई तो करो, फिर से कोशिश करो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो। तो एक मोटिवेशन ही है जो गिरे हुए को ऊपर उठा देती है, तो ये लाइफ में नए अवसर लेकर आती है। लीड टू वर्क सेटिस्फेक्शन एंड मेंटल पीस, की काम की संतुष्टि और मानसिक शांति की ओर ले जाती है मोटिवेशन। हेल्प टू अचीव डेडलाइंस फास्टर, की समय सीमा को तेजी से प्राप्त करने में मदद करती है। जब आप किसी टीम में काम करते हो, एक समूह में, एक ग्रुप में काम करते हो, तो अक्सर जो आपके लीडर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, अक्सर आपको मोटिवेट करते हैं कि तुम मतलब कि हाँ, तुम काम जल्दी कर सकते हो, जल्दी से जल्दी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोटिवेशन है, हमको इस तरह से क्या कहते हैं कि एक एनर्जी शरीर के अंदर लाती है, एक अंदर हमें एक एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने काम को और तेजी से करते हैं और खुशी से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो डेडलाइंस है उसको फास्टर बनाती है, जो ताकि हम अपने काम को और उत्साह से और एनर्जी के साथ करें। हाउ कैन अ टीचर मोटिवेट स्टूडेंट, कि एक शिक्षक विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित कर सकता है। तो बी एक्सेसिबल, मतलब क्या है कि आपकी पहुंच जो है एक्सेस है स्टूडेंट तक हो, आप स्टूडेंट को अच्छे से जानो, आप उनसे बात करो, ठीक है। जैसे बी कम्युनिकेटिव, संचारी बनो, आपको स्टूडेंट से ज्यादा बात करनी है। बी एक्सेसिबल का मतलब है कि आपको स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए उन तक। एक्सेसिबल का मतलब है कि उन तक पहुंचे है, कि मतलब उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। अगर उनके बारे में पता ही नहीं होगा तो किस तरह से मोटिवेट करोगे। बी कम्युनिकेटिव, आपको ज्यादा से ज्यादा संचारी बनना है, कम्युनिकेटिव बनना है, ताकि आप बच्चों से जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आपको उनके बारे में पता चलेगा, और वो भी अपनी बातें आपको बताएंगे। असाइन क्लासरूम जॉब्स, कक्षा की जिम्मेदारियां सौंपें। क्लास में आप, जब आप सभी बच्चों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो स्टूडेंट को भी लगेगा कि वो भी क्लास का एक पार्ट है, और क्लास में वो अलग थलग महसूस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनको मोटिवेट करेंगी। और जब उनको लगेगा कि नहीं, ये क्लासरूम के हम भी एक पार्ट हैं, हमें भी वर्क असाइन दिया जा रहा है, तो वो भी खुशी खुशी क्लास में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और अपने काम को करेंगे। मेक थिंग्स फन, चीजों को मजेदार बनाएं। क्लासरूम जितनी ज्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्टिव होगी, कम्युनिकेटिव होगी, उतना चीजें अच्छी रहेंगी। तो जो भी आप सिखाएं, बच्चों को बताएं, थोड़ा सा मतलब मजेदार होनी चाहिए। लर्निंग बाय फन, लर्निंग थ्रू फन। अलाउ स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर, कि विद्यार्थियों को एक साथ काम करने की अनुमति दें। गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन देयर असाइंड प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, कि वो जो भी काम करें, असाइनमेंट करें, प्रोजेक्ट करें, आप हमेशा उनको एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव फीडबैक दें। पॉजिटिव फीडबैक हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करता है,
और नेगेटिव फीडबैक उनको हमेशा नीचे डिमोटिवेट करता है। तो आप हमेशा उनको एक पॉजिटिव फीडबैक दें। गिव देम न्यू अपॉर्चुनिटी, उनको अक्सर नए अवसर दें करने के लिए, सीखने के लिए। यही चीज तो उनको मोटिवेट करती है। क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल एटमोसफियर इन क्लास, की कक्षा में एक आरामदायक माहौल हो जहाँ पे बच्चे अपनी बातों को आपको बता सकें, आप उनको अपनी बातें बता सको, आपको अपनी बातें बता सकें, और एक अच्छा कम्युनिकेशन हो टीचर स्टूडेंट के बीच में। हेल्पिंग द स्टूडेंट इन द कोर्स, जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी आप पढ़ाते हो सब्जेक्ट, उसमें बच्चों की हेल्प करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके और वो सब्जेक्ट है उनको उसका कंसेप्ट पता चल सके, उसको जान सके, समझ सके। अलाउिंग देम टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, की जो भी क्लास में को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप बच्चों को एनकरेज करो कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। एम्फेसाइजिंग ऑन देयर हार्ड वर्क रेदर देन ग्रेड्स, कि जो भी उनके नंबर की बजाय उनकी मेहनत पर आप उनको एनकरेज करो, उनकी नंबर की जगह उनकी मेहनत पर ध्यान दो कि आपने बहुत मेहनत की, नंबर कम है कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत मेहनत की। तो इस तरह से हमें क्या करना है, उनके ग्रेड्स पर, उनके मार्क्स को ज्यादा फोकस ना करके हमें क्या करनी है, हम उनके मेहनत पर ध्यान देना है। ठीक है। रिकग्नाइज स्टूडेंट अचीवमेंट, की विद्यार्थी की जो भी उपलब्धि है आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको रिकग्नाइज करें। ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। गिव रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स सो दैट दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट, कि विद्यार्थियों को हमेशा सम्मान दे ताकि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई आर मोटिवेशनल स्किल इंपॉर्टेंट, कि अभिप्रेरक कौशल महत्वपूर्ण क्यों है। तो इट हेल्प द स्टूडेंट टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, कि विद्यार्थियों को अपना काम सही प्रकार से करने में उनकी मदद करता है। इट हेल्प द स्टूडेंट इन अचीविंग देयर गोल्स, यह बच्चों को अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द ड्रीम ऑफ द स्टूडेंट इनटू रियलिटी, कि विद्यार्थियों की जो सपने हैं उसको रियलिटी में, वास्तविकता में बदलने में मदद करता है मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन यू कांट अचीव एनीथिंग, कि बिना अभिप्रेरणा के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन होना जरूरी है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल, ये महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। ठीक है। तो एक मोटिवेशन ही है जो इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है। ठीक है। तो जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की, तो learner centered education is one where the complete learning experience is focused on the learners, कि जहां पर सीखने का जो सारा अनुभव है, सारा जो एक्सपीरियंस है, वो किस पर केंद्रित होता है, स्टूडेंट पर, शिक्षार्थियों पर केंद्रित होता है। इट इज एन अप्रोच दैट प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग, यह एक दृष्टिकोण है जो शिक्षार्थी को शिक्षा के केंद्र में रखता है, विद्यार्थी को क्या करता है, सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि लर्निंग के जो सेंटर में बच्चों को स्थान, जगह दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, चाहे करिकुलम हो, चाहे टीचिंग मेथड्स हो, सारी चीजें, चाहे एक्टिविटी हो, इन चीजों को डिसाइड किस बेस पर किया जाता है, तो स्टूडेंट की जो नीड है, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखकर ही करिकुलम बनाया जाता है, एक्टिविटीज डिसाइड की जाती है, टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन के सेंटर में, लर्निंग के सेंटर में किसको रखा जाता है, स्टूडेंट को, उसकी नीड को, उसके इंटरेस्ट को, और उन चीजों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन शिफ्ट द फोकस ऑफ एक्शन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट, कि लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में प्राइमरी रोल किसका होता है, टीचर का नहीं होता, स्टूडेंट का होता है। ठीक है। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में प्राइमरी रोल स्टूडेंट का होता है और टीचर का रोल होता है सेकेंडरी, मतलब टीचर एक गाइड की भूमिका में होता है, एक गाइड के रोल में होता है।
जहां पर लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की अपनी होती है। स्टूडेंट खुद के एफर्ट से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और टीचर क्या कर रहा है, टीचर सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी रोल किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, और टीचर का रोल सेकेंडरी हो जाता है, मतलब टीचर सिर्फ एक हेल्पर की भूमिका निभा रहा है। स्टूडेंट जो भी चीजों को सीख रहा है, स्टूडेंट उनकी सीखने में, स्टूडेंट की जो टीचर है स्टूडेंट को सीखने में उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी रोल स्टूडेंट का और सेकेंडरी रोल टीचर का। इट प्रोवाइड्स अ मोर कोलैबोरेटिव वे फॉर स्टूडेंट टू लर्न, कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अधिक सहयोगात्मक तरीका प्रदान करता है, जहां पर बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करके सीखते हैं और टीचर उनकी हेल्प करता है। तो ये, इसको आप हम कह सकते हैं मोर कोलैबोरेटिव वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डिजाइन सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न हाउ दे लर्न बेस्ट, कि यह इस तरह से बनाया गया है ताकि जो स्टूडेंट है उनकी जो कैपेबिलिटीज है अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर तरीके से सीख सके। तो हर हर स्टूडेंट की जो हम कह सकते हैं पेस ऑफ लर्निंग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई आराम से सीखता है। तो इस तरह से लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है अप्रोच, ताकि स्टूडेंट अपने पेस के अकॉर्डिंग चीजों को सीख सके। एवरी लर्नर, अगर हम इसके मेजर एस्पेक्ट की बात करें, इसके मुख्य पहलू की बात करें, तो एक क्या मानता है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में, कि एवरी लर्नर इज यूनिक एंड डिफरेंट इन हिमसेल्फ, कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि हर लर्नर अपने आप में यूनिक होता है। देयर बैकग्राउंड, सर्कमस्टेंसेस, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑल आर डिफरेंट, कि उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनके इंटरेस्ट है, चाहे उनकी एस्पिरेशन है, सब चीजें अलग होती हैं। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी विशेषताएं, ठीक है, मेक देयर लर्निंग प्रोसेस यूनिक, तो यही सारी विशेषताएं उनकी लर्निंग को यूनिक बनाता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई आराम से सीखता है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को बुक्स पसंद है, किसी को डांस पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, नापसंद होती है। तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में स्टूडेंट के इन्हीं इंटरेस्ट को ध्यान में देकर उनको लर्निंग एक्सपीरियंस दी जाती है। एवरी लर्नर्स हैज लिमिटलेस पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए इसमें इस पॉइंट में क्या कहा गया है, कि जितनी जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, सबकी अपनी क्षमताएं होती है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। एक क्लास में जरूरी नहीं कि दो बच्चों को तुरंत समझ में आ गया तो बाकी पूरी क्लास को उसी टाइम जल्दी समझ में आ जाए, नहीं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को समय टाइम लगता है समझने में। ठीक है, तो हर बच्चे की क्या है, अपनी क्षमताएं होती हैं सीखने की। तो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट को पूरे अवसर दिए जाते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने तरीके से सीखने का। ईच लर्नर्स इज सीन एज हैविंग एन इनेट डिजायर टू लर्न, कि प्रत्येक शिक्षार्थी में जन्म से ही सीखने की प्रबल इच्छा होती है। बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चे में जन्म से ही सीखने की इच्छा होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबकी इच्छाएं सेम हो। तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में इन्हीं इंटरेस्ट को, इन्हीं इच्छाओं का पता लगाया जाता है और इसके अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेट किया जाता है। ठीक है, द जॉब ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज टू अनलीज दैट डिजायर, जैसे मैंने बोला कि बच्चों की इन्हीं इच्छाओं को, उनके इन्हीं डिजायर का पता लगाना और उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेट करना ही लर्नर सेंटर एजुकेशन का, आप कह सकते हो कि मुख्य पहलू है, मेजर एस्पेक्ट है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें हम, इम्प्रूव्स पार्टिसिपेशन, की कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम लर्नर सेंटर, तो यहाँ पे मेन रोल लर्नर का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए या होती है। इम्प्रूव्स रिटेंशन ऑफ नॉलेज, की विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान के प्रतिधारण में सुधार होता है। अब स्टूडेंट खुद के एफर्ट से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है कि जो भी सीख रहा है वो उसके माइंड में लंबे समय तक रहता है। बूस्ट परफॉर्मेंस एट वर्क, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अवसर दिए जा रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, बूस्ट होती है। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, की इससे बच्चों में समस्या समाधान का जो कौशल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, वो क्या होती है, डेवलप होती है, विकसित होती है। फोस्टर्स कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, टीचर की हेल्प से सीखते हैं।
मेक लर्निंग मोर फन, जहाँ पे क्लास में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, और टीचर उनकी हेल्प कर रहा है, बच्चे अपने खुद के एफर्ट से सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से लर्निंग जो होगी मज़ेदार होगी। फैसिलिटेट्स पर्सनलाइज लर्निंग, कि व्यक्तिगत अधिगम की सुविधा, कि अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हर लर्नर को यूनिक मान रहे हैं, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्नर जो है सीखता है, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेट पर्सनलाइज लर्निंग, पर्सनलाइज लर्निंग पे व्यक्तिगत जो अधिगम है उस पर भी जोर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग शुड पुट लर्नर्स इंटरेस्ट फर्स्ट, कि जैसे हमने बात कर रहे हैं कि इस तरह के शिक्षण में स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, उसके जो डिजायर है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। इट इनेबल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि ये विद्यार्थियों को जीवन पर्यंत अधिगम और स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान में सक्षम बनाता है, क्योंकि इस तरह की जो अप्रोच है, स्टूडेंट जब खुद के एफर्ट से सीखता है तो उसकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम क्या क्या जानने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको जानेंगे, और लास्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट को समझें, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स that children with special need have to be educated in the same classroom with normal children, so that there is no discrimination between normal children and children with special need. तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं, उनके साथ ही सेम क्लासरूम में जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी बैठाया जाए, उनको भी पढ़ाया जाए, ताकि दोनों के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक्टिविटी जो है साथ में करें और साथ में आगे बढ़े, तो सब पढ़ें सब बढ़े। इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट एक्सेप्ट स्पेशल स्कूल और क्लासरूम, की इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल बच्चों के लिए किसी अलग क्लासरूम या किसी अलग स्कूल को नहीं मानता। तो इसका क्या मानना है कि चाहे स्पेशल बच्चा हो चाहे सामान्य बच्चे हो, सभी को एक साथ एक क्लासरूम में एजुकेट किया जाए, ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं हो। अंडर दिस देयर इज प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर इन द नॉर्मल क्लासरूम, कि इसके अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को सामान्य कक्षा कक्ष में एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान है। Inclusive education is a process of raising the participation of the children with special need with the normal children in the school, कि समावेशी शिक्षा विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका है, कि एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा क्लासरूम जहां पर हर तरह के बच्चे, चाहे कोई स्पेशल नीड वाले हैं, चाहे कोई सामान्य बच्चा हो, चाहे कोई किसी जाति से हो, कोई किसी धर्म से हो, हर तरह के बच्चे साथ आए, साथ एजुकेशन ले। तो कितना सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, सभी बच्चों का विकास एक जैसा होगा, एक समान होगा, सभी बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अपने आप को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इससे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है, सुनने में ही और इसको पढ़कर ही कितना अच्छा लग रहा है कि इस तरह की क्लासरूम, इस तरह का स्कूल होना चाहिए, जहां पे सोसाइटी के हर बच्चे, हर तरीके के बच्चे आकर पढ़ सकें, सीख सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर, कि समावेशी शिक्षा क्या है कि सभी बच्चे एक साथ एक जगह पर पढ़ें। ठीक है, भले ही इवन इफ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन पेस ऑफ लर्निंग, भले ही उनका जो पेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की गति अलग अलग क्यों ना हो, कोई जल्दी सीखे, कोई देरी से सीखे, भले ही ऐसा क्यों ना हो, लेकिन सब साथ में सीखे। Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all learners, कि समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। अगर मान लो ऐसे स्कूल हो जहां पे हर तरह के बच्चे आकर पढ़ सकें, सीख सकें, तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन की पहुंच बच्चों तक बढ़ेगी,
फिर पेरेंट्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अरे मेरा बच्चा तो इस तरह से स्पेशल नीड वाला है, इसके लिए हम इसको कहाँ पढ़ाएं, इसके लिए तो कोई स्कूल नहीं है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बच्चे तक एजुकेशन की पहुंच होगी और सभी बच्चों को एजुकेशन मिलेगी और सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि समावेशी शिक्षा की जरूरत क्या है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि हम इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो, सार्वभौमिकरण हो, मतलब भारत में रहने वाले सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि भारत में, इंडिया में रहने वाले सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है ना जब सभी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो, सभी को पर्याप्त सुविधाएं मिले, चाहे कोई सामान्य बच्चा हो चाहे कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा हो, सब तक एजुकेशन की पहुंच हो, सबको एजुकेशन मिले। ठीक है, और अगर मान लो एजुकेशन सिस्टम से ही, इस जो मेन स्ट्रीम से अगर स्पेशल नीड वाले बच्चे ही बाहर हो जाते हैं तो क्या होगा, तो कुछ बच्चे तो छूट गए ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तभी हो सकता है जब सब बच्चों तक एजुकेशन की पहुंच हो, सब बच्चों को एजुकेशन मिले, चाहे कोई सामान्य बच्चा हो चाहे कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा हो। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो सभी को शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन सभी को शिक्षा मिलनी भी तो चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्लासरूम में स्पेशल नीड वाले बच्चे, उनको एडमिशन तो दे दिया लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई टूल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सभी को एजुकेशन देने की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र के विकास के लिए, तो राष्ट्र का विकास उनके नागरिकों के विकास पर निर्भर करता है, और नागरिकों का विकास उनकी एजुकेशन पे है, और हर किसी को एजुकेशन मिलेगी तो सामाजिक विकास होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा। ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी, कि अगर हर किसी को एजुकेशन मिलेगी, सभी तक एजुकेशन की पहुंच होगी, हर कोई पढ़ेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और गरीबी की जो चैन है ये कहीं ना कहीं टूटने लगेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। और अगर एक स्कूल में नॉर्मल बच्चा, स्पेशल नीड वाले बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होंगे, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो टीचिंग जो क्वालिटी है उसमें सुधार होगा, सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। फॉर अचीविंग सोशल इक्वेलिटी, सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए, तो एक स्कूल में अलग अलग वर्ग के, अलग अलग कैटेगरी के, जाति के, कास्ट के और सामान्य के साथ साथ जो अलग स्पेशल नीड वाले बच्चे सब एक स्कूल में आगे पढ़ेंगे, तो जो हमारी सोशल इक्वेलिटी है, इस जो गोल है इसको अचीव किया जा सकता है। डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी जो है, तभी सोसाइटी को एम्पावर किया जा सकता है जब वहाँ के लोग एजुकेटेड हो, जब वहाँ के लोग स्किल्ड हो। ठीक है, तो इसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, कि एक स्कूल में अगर अलग अलग बच्चे आके साथ में पढ़ेंगे, चाहे कोई स्पेशल नीड वाला हो, सामान्य बच्चा हो, तो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे। तो इससे क्या होगा कि स्कूल को अगर हम मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहें, तो अगर स्कूल में ही सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सामान्य एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो सोसाइटी में भी जाकर यही अच्छी आदतें, अच्छे वैल्यूज डेवलप होंगे। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी सिटीजनशिप डेवलप होगी। और कंसोलेशन एंड पीस फॉर फैमिली, और अगर फैमिली में पीस किस तरह से होगा, मान लो किसी फैमिली में जो है स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, तो उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है कि इस चीज को लेकर परेशानी होती है कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, उनके लिए तो स्कूल है ही नहीं। लेकिन अगर इंक्लूसिव स्कूल्स होंगे, एजुकेशन होगी, तो वो भी बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे, चलो अब हमारे बच्चों को भी एजुकेशन मिलेगी, ये भी पढ़ेगा, ये भी कुछ आगे बनेगा। तो पारिवारिक शांति के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि समावेशी शिक्षा में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बाधाएं हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है टीचर्स एटीट्यूड। कई बार बच्चों को तो स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन टीचर्स ही उनको नहीं सिखाने की कोशिश करते कि अब नहीं, ये क्या सीखेगा। तो टीचर्स इन बच्चों पे ध्यान नहीं देते, तो टीचर्स का एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं एक समस्या है बहुत बड़ी। पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षण प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता।
कि अगर हम टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पे भारत में अभी भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते नहीं हैं, सॉरी, बीएड कर रहे हैं लेकिन घर बैठे कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही, पैसे के बल पे कर रहे हैं, तो डिग्री तो मिल जा रही है लेकिन जो सीखना है वो नहीं सीख पा रहे। तो जब ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो सिखाएंगे क्या? अभी भी हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल पे, थ्योरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल पे इतना नहीं। तो एक कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे जो टीचर ट्रेनिंग जो है, ठीक है, वो अगर अच्छी मिलने लगे, वो भी एक अच्छी क्वालिटी की मिलने लगे, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट बच्चों के लिए होता है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। हर कोई अपना काम ईमानदारी से करेगा तो जो टीचर जो ट्रेनिंग है, जो इसकी क्वालिटी है, इम्प्रूव होगी। मेथड्स यूज बाय टीचर, कि आज भी देखते हैं कि टीचर जो है लेक्चर मेथड्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, बस एक ही मेथड है। तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग अगर मेथड्स को यूज किया जाए तो टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव हो सकती है, और बच्चे भी इंटरेस्ट ले सकते हैं सीखने में। तो इसलिए जो मेथड्स हैं अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ एक दो मेथड्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिजिड करिकुलम, अनन्य पाठ्यक्रम, मतलब क्या है कि चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई नॉर्मल बच्चा हो, चाहे किसी की पेस ऑफ लर्निंग कैसी हो, चाहे किसी का इंटरेस्ट कहाँ पे हो, लेकिन सबको, सबके लिए सेम करिकुलम है, उसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यही चीज, चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई नॉर्मल बच्चा हो, सबको वही पढ़ना है। तो करिकुलम में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम और भी है, जो रिजिड करिकुलम है, अनम्य पाठ्यक्रम है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट, दुर्गम पहुंच। अब देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, पहाड़ी इलाके हैं, डेजर्ट एरिया है, तो ऐसे में हर जगह जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, एजुकेशन की पहुंच भी मुश्किल हो जाती है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक एक दो दो घर हैं, और जो बिल्कुल शहर से कटे हुए हैं। तो ऐसे एरिए भी हैं जो बिल्कुल मेन शहर से हट के हैं, और तो कई बार जो है बच्चों की एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट की, हर जगह ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल नॉट सपोर्टेड, कई बार जो विद्यालय है वही हाथ खड़े कर देते हैं स्कूल की, नहीं हम इन बच्चों को, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं, हम नहीं सिखा सकते। लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट, कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन, तो मान लो स्पेशल बच्चों को अगर एजुकेशन एडमिशन दे भी दिया जाता है, लेकिन उनको सिखाने के लिए स्कूल के पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता, कोई टूल नहीं होता। वो बच्चे बस स्कूल में आके बैठते हैं, टाइम बिताते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रॉपर जो एड्स होने चाहिए वो नहीं मिल पाते उनको, तो वो सीख नहीं पाते सही से। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो आप स्कूल टाइम से ही हमेशा सुनते आ रहे हो। टीचर भी आपको हमेशा कहते थे कि डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी शब्द की बात करेंगे कि डिसिप्लिन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टाइप्स है, और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि इन डिसिप्लिन क्या है, उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, और उसके क्या क्या रेमेडीज हैं। तो डिसिप्लिन, आपने ये जो शब्द है आपने बचपन से ही सुना है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, हिंदी में इसको अनुशासन कहते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जिसकी लाइफ वेल डिसिप्लिन होती है वो अपना हर काम टाइम से करता है, उसके पास हर काम के लिए पूरा टाइम रहता है, टाइम रहते हुए ही वो अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, किसी तरह का उनके पास स्ट्रेस नहीं रहता। लेकिन जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, वो हमेशा अपने काम को कल पर टालता है और कभी भी टाइम से अपने काम को पूरा नहीं कर पाता। तो जब टाइम से अपने काम को पूरा नहीं करता तो काम का प्रेशर हमेशा उस पर रहता है, तो हमेशा परेशान रहता है, खिजा खिजा सा रहता है, गुस्से में रहता है, और दूसरों के साथ उसका रिलेशनशिप भी इतना अच्छा नहीं रहता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिसिप्लिन को और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन इज द सिंबल ऑफ द सिस्टम, कि अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है। तो देखिए, अगर सिस्टम की बात करें, व्यवस्था की बात करें, तो मतलब क्या है कि जब हम अपना हर काम जो है टाइम से करें,
ठीक है, सारा काम टाइम से पूरा हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो, किसी तरह का कोई होच पोच ना हो। तो डिसिप्लिन को क्या कहा गया है कि सिंबल ऑफ द सिस्टम, की अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है, जहां पर सब काम सही से हो रहा है, टाइम से हो रहा है, ठीक है, किसी तरह का कोई डिले नहीं हो रहा। It is through discipline that a person provides direct and indirect support in maintaining the system of the society, along with making his life well managed and well controlled। तो डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन क्या है कि अगर चाहे हमारी अपनी लाइफ की बात करें तो इसके थ्रू वेल मैनेज एंड वेल कंट्रोल्ड हमारी लाइफ होती है, ठीक है। और ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन ही हमें आगे इस समाज में, इस सोसाइटी में आगे बढ़ाता है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन द स्कूल एनवायरमेंट इज क्लियरली विजिबल। कि अगर हम स्कूल की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि डिसिप्लिन और अगर हम स्कूल की बात करें तो ये दोनों जो वर्ड है ना एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल समानता में चलते हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन द स्कूल एनवायरमेंट इज क्लियरली विजिबल। कि स्कूल एनवायरमेंट में चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे सुबह प्रेयर का टाइम हो, चाहे पीरियड का टाइम हो, चाहे बच्चों के आने का टाइम हो, चाहे बच्चों के जाने का टाइम हो, ये सारी चीजें डिसिप्लिन है, हमें स्कूल एनवायरनमेंट में क्लियरली विजुअल है, हमें इसको स्पष्ट रूप से हम इसको देख सकते हैं। सो डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, के अनुशासन का अर्थ है आज्ञा पालन। कि जो अगर स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन करना। जो आपसे बड़े आपसे जो कह रहे हैं, आपके टीचर आपसे जो भी बात कर रहे हैं उनका पालन करना, उनकी बातों को मानना। डिसिप्लिन मीन्स वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ रूल्स। कि अनुशासन का एक अर्थ और भी है कि नियमों की सीमाओं में काम करना। कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना, उसको तोड़ना नहीं। जो आपसे कहा गया है आपको काम करना है, ठीक है। आप जो आपसे नहीं कहा गया आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना। तो जो लिमिट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसी को फॉलो करना है, उसको मानना है। तो इसीलिए डिसिप्लिन मीन्स वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ रूल। की रूल के अंदर रहना। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, कल को आप किसी स्कूल में पढ़ाओगे भी, कहीं जॉब करोगे, तो हर जगह का अपना एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। आप उसको डिसिप्लिन भी समझ सकते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। की अनुशासन को मन तथा व्यवहार का प्रशिक्षण भी माना जाता है। कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं, चाहे हम अपने बिहेवियर की बात करें, ठीक है, अपने माइंड की बात करें, तो इस पे कंट्रोल रखना सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल में है तो भाई डेली आपको स्कूल जाना है, सुबह टाइम से उठना है। मान लो किसी दिन आपको मन कर रहा है कि नहीं यार मुझे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये आपकी इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन अगर एक लाइफ की बात करें तो सुबह आपको डेली टाइम से उठना है, टाइम से उठना है, टाइम से नहाना है, टाइम से रेडी होना है, टाइम से स्कूल जाना है, स्कूल की जो क्लासेस है वो भी टाइम से आपको लेनी है, फिर घर आना है, जो आपको खेलने का टाइम है उस टाइम खेलना है, जो पढ़ने का टाइम है वो आपको पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जो डिसिप्लिन है ये हमारे चाहे माइंड की बात करें चाहे बिहेवियर की बात करें, इस पे कंट्रोल करता है। इससे हमारे माइंड और बिहेवियर की क्या हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। इट डिसिप्लिन्स बिहेवियर एंड कंट्रोल इमोशंस। की यह व्यवहार को अनुशासित और भावनाओं को नियंत्रित करता है। आपकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह आपको उठने का मन नहीं है लेकिन आपको उठना है, ठीक है। आपको पता है कि भाई अगर आप नहीं उठोगे टाइम से, स्कूल टाइम से नहीं जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली है, वो उस पर कहीं ना कहीं आप वो टाइम आपका खराब हो सकता है, ठीक है। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स पूरा का पूरा डिसिप्लिन पे ही टिका हुआ है। कि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन जो हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उस पर कंट्रोल करता है, हमें अनुशासित करता है। Discipline helps in the development of student knowledge, powers, habits, interest, and ideals so that they can work for the upliftment of themselves and the society। तो देखिए अब आपके सामने अब क्वेश्चन होगा ना कि डिसिप्लिन स्टूडेंट की नॉलेज को कैसे बढ़ाता है, ठीक है, उनकी पावर्स को, हैबिट्स को, इंटरेस्ट को किस तरह से उससे बच्चों की जो ये चीजें हैं डेवलप हो सकती हैं। तो देखिए आपकी लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से आप जीते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको, आपके पास हर चीज के लिए टाइम होगा।
आप टाइम से, आपका डेली रूटीन बना रहेगा, टाइम से उठोगे, टाइम से सोओगे, टाइम से आप पढ़ोगे, तो हर चीज के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होगा। टाइम उनके पास नहीं होता जो टाइम की कदर नहीं करते, जो टाइम के हिसाब से चलते नहीं, लेकिन जो टाइम के हिसाब से चलते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, तो आप अगर एक डिसिप्लिन तरीके से जियोगे, हर चीज को बराबर टाइम दोगे, तो आप पढ़ोगे भी, चीजों को सीखोगे, समझोगे, आपका ज्ञानार्जन जो है, नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जो पावर है वो बढ़ेगी, आपकी जो अच्छी हैबिट है, ठीक है, और डेवलप होगा। इसके अलावा जो आपके इंटरेस्ट है, जो हैबिट्स है, उस पर भी आप काम कर सकते हो, उन चीजों के लिए भी बराबर आपके पास टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन क्या है। अब अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन का महत्व, सो वेल ऑर्गेनाइज स्कूल एनवायरनमेंट की, अगर हम स्कूल की डिसिप्लिन की बात करते हैं तो स्कूल का नाम जरूर आता है। तो अगर डिसिप्लिन की बात करें जिस स्कूल में, ठीक है, वहाँ का जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, जहाँ पर डिसिप्लिन जो होता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज स्कूल एनवायरनमेंट, कि स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, हर एक्टिविटी को अच्छे से करते हैं। तो डिसिप्लिन की अगर बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर स्कूल में डिसिप्लिन है तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो होगा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन अगर किसी स्कूल में डिसिप्लिन नहीं है, आपने बहुत सारे स्कूल को देखा होगा, ठीक है, अक्सर बच्चे हैं जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस नहीं ले रहे, ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, टीचर्स ने भी बच्चों को उनकी हालत पर छोड़ दिया है। तो जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे स्कूल बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही अव्यवस्थित है, इनडिसिप्लिन है, चीजें ठीक से नहीं हो पा रही, बच्चों की अचीवमेंट भी वहाँ पे अच्छी नहीं होती, बच्चे चीजों को सही तरीके से नहीं सीख पाते। लेकिन जहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ का जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, अगर डिसिप्लिन की बात करें, स्कूल वेल डिसिप्लिन है, क्लासरूम जो है वहां पे बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में है, तो क्या होगा। ठीक है, देखिए, डिसिप्लिन का मतलब आप ये मत समझिए डिसिप्लिन का मतलब है कि डरा धमका कर बच्चों को बिठाना, नहीं, डिसिप्लिन ये नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि इस तरह का एनवायरनमेंट दे ताकि जहां पर सारे बच्चे मिलकर रहें, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक्टिविटी करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करें। तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब डर से नहीं है, बल्कि इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इस तरह का सिस्टम, इस तरह की व्यवस्था जहाँ पर बच्चे साथ मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, भाईचारे के साथ रहें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और टीचर भी बच्चों की रिस्पेक्ट करें, और टीचिंग लर्निंग जो हो इफेक्टिव तरीके से हो। तो किसी भी स्कूल में अगर स्कूल वेल डिसिप्लिन है तो एनवायरनमेंट भी वहाँ का अच्छा होगा, क्लासरूम में भी जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव रहेगी। स्टेबलाइजिंग गुड रिलेशन इन द स्कूल, तो टीचर और स्कूल में बात करें, बच्चों के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, टीचर टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन हमें वहां पे देखने को मिलेगा। बिल्ड गुड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, कि इससे क्या होगा कि इस तरह का अगर स्कूल है, स्कूल वेल डिसिप्लिन है, टीचर्स में, बच्चों में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, क्लासरूम में भी अगर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी की बात करें बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका भी जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप होगा। ठीक है, फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल, तो देखिए, किसी भी स्कूल की पहचान वहाँ के आप कह सकते हो कि स्कूल की प्रतिष्ठा वहाँ के डिसिप्लिन से होती है, कि स्कूल कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। आप भी जब अपने बच्चों को, घर के जो बच्चे हैं उनको, उनका एडमिशन जब किसी स्कूल में कराते हैं, तो आप ये सारी चीज़ देखते हैं ना कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल में जो बच्चे हैं किस तरह से हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते। आजकल देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का नाम डालने से कतराते हैं। रीज़न क्या है, देखो, रीज़न एक है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं, ऐसा नहीं कि सारे स्कूल, कुछ स्कूल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चे जब मर्जी स्कूल में आ जाते हैं, जब मर्जी स्कूल से चले जाते हैं, अक्सर बच्चों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे क्लास नहीं लेते, क्लास में एक दूसरे से लड़ते हैं। तो अगर इस तरह का स्कूल होगा तो कौन एडमिशन कराना चाहेगा। लेकिन अगर ऐसा स्कूल है जहाँ पे स्कूल वेल डिसिप्लिन है, बच्चे टाइम से स्कूल आते हैं, टाइम से सारी क्लास लेते हैं, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा रिलेशन है, ठीक है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, तो ऐसे स्कूल में हर कोई अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है। तो ये डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस है कि अगर डिसिप्लिन हो किसी स्कूल में तो एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, क्लासरूम टीचिंग भी इफेक्टिव होगी, टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होगा, बच्चों में अच्छी हैबिट डेवलप होगी, और स्कूल की भी जो रिपीटेशंस है, ठीक है, प्रतिष्ठा है, दूर दूर तक होगी।
टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार डिसिप्लिन के भी टाइप्स होते हैं, तो जान लीजिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रिप्रेसिव डिसिप्लिन, दमनात्मक, तो नाम से ही पता चल रहा है रिप्रेसिव, जहां पर बच्चों को जबरदस्ती डरा धमका कर मार पीट कर, ठीक है, उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है। ठीक है, दमनात्मक मतलब दमन करना, ठीक है, बच्चों को मारना पीटना फिजिकल पनिशमेंट देना, इस तरह से बच्चों को जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखना। और एक एक और तरीका है इफेक्टिव डिसिप्लिन, जहाँ पे बच्चों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि इस स्कूल में टीचर्स जो हैं, ठीक है, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि बच्चा टीचर्स को देखकर खुद 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 को डिसिप्लिन में रखे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को डिसिप्लिन में रहना नहीं, बल्कि इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे। मान लो आप किसी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ और उस स्कूल में आप गए, और जाते ही आपने देखा कि यार सारे बच्चे सुबह टाइम से आ जा रहे हैं, ठीक है, टाइम से क्लास में रह रहे हैं, सारी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज भी जो हो रही है टाइम टू टाइम हो रही है, टीचर्स भी टाइम से क्लास में आते हैं, सब जो सबका जो ड्रेस है वेल ड्रेस है, ठीक है, अब बच्चे भी अच्छे से अपने कपड़े सुंदर से पहनते हैं, शूज भी जो भी है पहनते हैं, शर्ट को पैंट में खोसते हैं, ठीक है, टाई लगा के आते हैं। टीचर्स की भी ड्रेस बहुत मतलब ये नहीं कि टीचर्स भी अपना ड्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पहनते हैं। तो इस तरह से अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाओगे तो आप भी उसी के हिसाब से ढलोगे। ठीक है, तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसको हम इफेक्टिव एनवायरनमेंट कहेंगे, जहां पर बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां पर आकर बच्चे अपने से बड़ों को देखकर, अपने से सीनियर्स को देखकर खुद डिसिप्लिन में रहना सीखता है। फिर एक तरह से अगर हम लिबरेटिंग की बात करेंगे डिसिप्लिन, तो यहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है। रिप्रेसिव की बात करें और लिबरेटिंग की बात करें, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट हैं। रिप्रेसिव में बच्चों को जबरदस्ती मार पीट कर, डरा धमका कर, डांट कर अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, लेकिन लिबरेटिंग में बच्चों को पूरी तरीके से डिसिप्लिन मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाती है। जैसे नेचुरलिज्म हमने पढ़ा था, जहां पर बच्चा पूरा उसको फ्रीडम दे दो, बच्चा खुद से ही अपनी गलतियों से सीखेगा, खुद से ही डिसिप्लिन में रहना सीखेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो लिबरेटिंग डिसिप्लिन है। अब हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन के, अनुशासन के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहली बात करें क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, तो पहला इसका जो प्रिंसिपल है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है वो बनाना, उसको क्रिएट करना, उसका निर्माण करना। पेरेंट्स शुड कोऑपरेट इन डिसिप्लिन की, देखिए ये जरूरी नहीं कि अनुशासन जो है डिसिप्लिन है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चा काफी सारा टाइम अपने घर में रहता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाना। डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, के अनुशासन सहयोग पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन सहयोग कोऑपरेशन, जहां पर स्कूल में चाहे टीचर की बात करें, चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे जो वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं, सब जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का सहयोग करें। तो इस तरह से अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है, टीचर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो यहाँ का इस तरह का स्कूल होगा, क्लासरूम होगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ जहाँ पे सहयोग होगा वहाँ पे अनुशासन भी अच्छा होगा। टीचर शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन, तो देखिए टीचर का आप दूसरों को क्या सिखाना चाहते हैं तो वो चीज़ सबसे पहले आपको खुद सीखनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट को तभी डिसिप्लिन में रहना सिखा सकता है कि जब टीचर खुद से डिसिप्लिन में हो। ठीक है, अगर टीचर चाहता है कि जो स्टूडेंट हैं अच्छे से कपड़े पहन के आए, ठीक है, और अच्छे से ड्रेस पहन के आए और टाइम से आए, तो उसके लिए टीचर्स का भी टाइम से आना, वेल ड्रेस्ड होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन मस्ट बी करेक्टिव, के अनुशासन सुधारात्मक होना चाहिए। तो देखिए जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन का मतलब किसी को चोट देना, किसी को परेशान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब होना चाहिए सामने वाले में जो दोष है, ठीक है, उसको ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना। तो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, को करेक्टिव होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। ठीक है, श्योरिटी ऑफ जस्टिस, की न्याय की निश्चिंतता, ठीक है, तो डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए, जस्टिस की श्योरिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि क्लास की बात करें, स्कूल की बात करें, तो डिसिप्लिन जो है सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए हो, टीचर्स के लिए ना हो, सिर्फ बच्चों के लिए हो, बच्चों, ठीक है, इस तरह से नहीं। जस्टिस
होना चाहिए सभी के साथ, कि डिसिप्लिन हो तो सभी के लिए हो, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के लिए नहीं है। डिसिप्लिन सभी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे जस्टिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए। डिसिप्लिन शुड बी पॉजिटिव, अनुशासन जो है सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट हो जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, एक दूसरे की हेल्प से सीखें, एक दूसरे की हेल्प करें। तो डिसिप्लिन जो है पॉजिटिव होना चाहिए, किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बच्चों को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे जहाँ की बच्चा वहाँ पे रहकर चीज़ों को अच्छे से सीखे। डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन लव, कि डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बल्कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन का बिल्कुल अपोजिट, डिसिप्लिन में जहाँ पे हम सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से रहना सीखते हैं, अपना हर काम टाइम से एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहना सीखते हैं, तो वहीं इनडिसिप्लिन बिल्कुल इसका अपोजिट है, जहाँ पे डिसिप्लिन को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। So, discipline means that students obey the rules of the school and follow those rules outside the school as well। कि जहाँ पे डिसिप्लिन की बात करें, जहाँ पे स्टूडेंट हैं रूल्स को फॉलो करते हैं, और जो चीज़ें स्कूल में सीख रहे हैं, घर में सीख रहे हैं, उसको सोसाइटी में भी जाके फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इनडिसिप्लिन की बात करें तो बिल्कुल उसका अपोजिट, जहाँ पे किसी तरह के कोई रूल जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो जब जीवन में ही, लाइफ में ही डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ में ही कोई सिस्टम नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हर काम को टाइम से करेगा। और आज के टाइम में देखें तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ना इनडिसिप्लिन की, पूरे सिर्फ इंडिया की बात करें नहीं, पूरे दुनिया में ये जो एक प्रॉब्लम है, अक्सर हम देखते हैं इनडिसिप्लिन, अगर देखते हैं कि बच्चे क्या है, स्कूल टाइम से नहीं आ रहे, ड्रेस ठीक से पहन नहीं रहे। अक्सर स्कूल में बच्चों में देखें तो प्यार और दोस्ती तो बात दूर है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, ऐसे लड़ते हैं कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों की उनकी दुश्मनी हो। तो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे। लव और की बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें, तो सिर्फ सिर्फ बुक्स के अंदर तक ही सीमित है, स्टोरी तक ही सीमित है। ठीक है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर देखो, टीचर आजकल देखें तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को सुधारना तो चाहते हैं लेकिन खुद में इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। तो इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इट्स डायरेक्ट इफेक्ट इज क्लियरली विजिबल इन द फॉर्म ऑफ डिक्लाइन इन द एजुकेशन लेवल। और इस तरह से जब देखें स्कूल में जो डिसिप्लिन जो है कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। ठीक है। तो देखें एजुकेशन का जो लेवल है वो भी आजकल कितना है, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर सीरियस डे बाय डे, कि ये समस्या दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब टाइप्स ऑफ इनडिसिप्लिन की बात करें तो इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन का मतलब है क्लास में कोई मतलब इक्का दुक्का जो बच्चे हैं टाइम से नहीं आ रहे, एक दूसरे से झूठ झूठ बोल रहे हैं, अपना काम टाइम से पूरा नहीं कर रहे, क्लास नहीं ले रहे, ठीक है, दूसरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है इसको आप क्या कहोगे, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जैसे आजकल धरना प्रदर्शन देखो, ग्रुप में काफी सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, ग्रुप में आते हैं। अक्सर वेस्ट बंगाल की वहाँ पे देखो तो इलेक्शन भी वहाँ पे दंगे फसाद, इस तरह से चीजें हमें सिर्फ एक स्टेट में नहीं, एक कंट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलती है। तो जब इस तरह की जो इनडिसिप्लिन की जो चीजें हैं ग्रुप में होती हैं, लाखों हजारों सैकड़ों लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप इनडिसिप्लिन, सामूहिक अनुशासनहीनता। फिर कॉजेस ऑफ इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के क्या कारण है, तो इसको भी जान लेते हैं। फैमिली कॉजेस, तो देखिए पारिवारिक कारण, तो बच्चा अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा जो टाइम है जो है स्कूल अपने घर में बिताता है। अगर घर के लोग डिसिप्लिन है, ठीक है, तो बच्चा भी डिसिप्लिन होता है। ठीक है। लेकिन अगर घर में ही लोग इनडिसिप्लिन नहीं है, घर में ही बच्चों के अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहते, तो ऐसे फैमिली में अगर बच्चे भी क्या सीखेंगे, वो भी इस तरह की चीजें सीखेंगे। अगर घर में इस तरह की चीजें होंगी, मारपीट होगी, लड़ाई होगी, झूठ होगा, तो यही चीज तो बच्चा आगे सोसाइटी में जाएगा, स्कूल में जाएगा, वहां पे भी चीजें सीखेगा। तो ऐसे बच्चों को हम किस तरह से डिसिप्लिन में रख सकते हैं जब उसका बेसिस इस तरह का है। स्कूल कॉलेज चलो, परिवार का तो हो गया, ठीक है। अब स्कूल की बात करें, स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल में आप गए, एनवायरनमेंट इस तरह का मिला कि टीचर बच्चों को पीटते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, टीचर की आपस में बनती नहीं, टीचर की बच्चों के साथ नहीं बनती,
टीचर जो है क्लास में टाइम से आ नहीं रहा, टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा ठीक से। तो इस तरह के भी कॉजेस है कि अगर स्कूल में ही एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, टीचर ही डिसिप्लिन में नहीं होंगे, तो किस तरह से बच्चे डिसिप्लिन में रह सकते हैं। जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे बच्चे होंगे। सोशल कॉजेस, चलो स्कूल की बात कर ली, फैमिली की बात कर ली, अब सोसाइटी। स्कूल और हम स्कूल की बात करें, घर की बात करें, सोसाइटी में ही अगर सोसाइटी का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि सोसाइटी में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, बच्चों का जो पीयर ग्रुप है वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कॉज सोसाइटी का है कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहती है, कैसा सिखाना चाहती है। पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण, ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कॉज है, राजनीतिक कारण। अक्सर देखिए कि लड़ाई झगड़े हैं, कोई ना किसी पार्टी से के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो अक्सर जो ये इस तरह की अनुशासन जो हीनता है उसका जो पॉलिटिकल जो कॉजेस हैं, अलग अलग स्टेट में भी आपको देखने को मिलता है, आए दिन धरना प्रदर्शन, इस तरह की चीजें, मारपीट, खून खराबा, स्ट्राइक। साइकोलॉजिकल कॉजेज, देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जो है साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से परेशान होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बच्चों को अनुशासनहीन बना देती है, बच्चा ठीक से सोच नहीं पाता, ठीक से समझ नहीं पाता। तो एक बहुत बड़ा कॉज है। अब किस तरह से मेजर्स टू रिमूव इनडिसिप्लिन, की इनडिसिप्लिन को किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से दूर किया जाए। तो सबसे पहली चीज है, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप शुड बी डेवलप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, की टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जहाँ पे टीचर बच्चे की रिस्पेक्ट करे, बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट करें, टीचर बच्चों की सुने, बच्चे टीचर की सुने। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है, टीचर अच्छे से सिखा सकता है, बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, तभी बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। देयर शुड बी सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्टूडेंट एंड देयर प्रॉब्लम, की विद्यार्थियों और उनकी समस्याओं के प्रति टीचर्स को क्या करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए, कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स है उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करके आप उस पर जबरदस्ती अपनी बातों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी मेड अ कॉर्डियल, कि विद्यालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाया जाए, जहाँ पे सब एक दूसरे से प्यार से के साथ रहें, दोस्ती के साथ रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, साथ मिलकर एक्टिविटी करें। तो इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्लोज रिलेशन ऑफ स्कूल विथ होम एंड सोसाइटी शुड बी स्टेबलाइज, की विद्यालय का घर तथा समाज से घनिष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए, जहाँ पे हम फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, स्कूल की बात करें, तीनों साथ आए और साथ मिलकर काम करें ना, तो ऐसे स्कूल का एक एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होता है, और ऐसा स्कूल आगे बढ़ता है, यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं, और सोसाइटी में जाकर अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का नाम बढ़ाते हैं। Emphasis should be laid on the qualitative education of the students so that they can move forward, कि विद्यार्थियों के गुणात्मक शिक्षा पे बल दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ें, बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, एक्टिविटीज कराई जाए। तो इस तरह से अगर उन पे क्वालिटेटिव एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। Students should be given more education so that proper values can be developed in the them, की मोरल एजुकेशन, सॉरी, स्टूडेंट को मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि स्कूल में टीचर्स में वो वैल्यूज होंगे तो बच्चों में भी वो वैल्यूज डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों में अगर वैल्यूज डेवलप होंगे तो उनमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। इट इज नेसेसरी टू कीप स्टूडेंट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, की विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इस पे बच्चों पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा, और एक नेगेटिव एटीट्यूड उनमें डेवलप होगा। देयर शुड बी अरेंजमेंट प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, की विद्यालय में विद्यार्थियों के उचित निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को सही से गाइडेंस नहीं मिलती, सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो बच्चे अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं।